हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोडेड विद आशय। नवंबर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था एंड लास्ट 2.5 इयर्स में कई एआई मॉडल्स एंड हजारों एआई एप्लीकेशंस लॉन्च हुए हैं। एंड आज 2025 में एआई हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। इसके लिए आज ये जरूरी है कि हम एआई के करंट सिनेरियो को समझें। सो आज इस वीडियो में हम एआई के प्रेजेंट लैंडस्केप को डिस्कस करेंगे। हम एआई की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एआई से रिलेटेड कई क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे, एआई के अराउंड क्या जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसको समझेंगे। इस एआई डोमिनेशन की रेस में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है ये भी समझेंगे। एआई के अडॉप्शन एंड डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस एंड इश्यूज आ रहे हैं उनको भी जानेंगे। एंड सबसे जरूरी, एक आम इंसान की लाइफ में एआई क्या इम्पैक्ट कर रहा है ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एआई का एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म पिछले 5-10 इयर्स में काफी वायरल हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 5-10 साल में ही एआई पे काम हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च अर्ली 1950 से ही चल रही थी। एलन ट्यूरिंग नामक एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने थिंकिंग मशीन्स का कंसेप्ट दिया था एंड इससे हम एआई की एक अर्ली डेफिनेशन मान सकते हैं। एंड वहीं से एआई पे रिसर्च एंड एआई एल्गोरिदम्स को बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया था। एंड आफ्टर दैट पिछले 50-60 इयर्स में एआई पे काफी डिटेल्ड रिसर्च हुई है, बट स्टिल अर्ली 2000s तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं था एआई डेवलप करना। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ना एआई के डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स में है। किसी भी एआई को डेवलप करने की तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्ट, एआई एल्गोरिथम्स। ये एआई के ब्रेन का काम करते हैं एंड ये सॉर्ट ऑफ एक सेट ऑफ रूल्स है जो ये डिसाइड करता है कि एआई इंटरनली कैसे फंक्शन करेगा। सेकंड है डेटा। किसी भी एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए एंड ये डेटा रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जब तक इंटरनेट नहीं आया तब तक ये फुलफिल नहीं हुई थी। एक बार जब इंटरनेट आ गया एंड अब पिछले लास्ट 10 इयर्स में जब सोशल मीडिया का राइज हुआ तो हमारे पास अबंडेंट ऑफ डेटा आ गया। सो ये डेटा वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटेशनल पावर। एआई मॉडल्स को ट्रेन करना एक कंप्यूटेशन हैवी टास्क है। कंप्यूटेशन हैवी टास्क का मतलब, जब एक एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है एंड एक एआई मॉडल को रन किया जाता है तो बैकग्राउंड में बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिपीटेडली होते रहते हैं एंड काफी तेजी से होते रहते हैं। एंड इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास इनिशियली इनफ कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी। बट अर्ली 2000s में एक ऐसा इन्वेंशन हुआ जिसके बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अर्ली 2000s में जीपीयूज आए। जीपीयूज का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयूज का बेसिकली डिजाइंड थे ग्राफिकल इंटरफेसेस जो बेसिकली वीडियो एडिटिंग में एंड गेम्स में पाए जाते हैं, एनिमेशंस में पाए जाते हैं, उनको रेंडर करने के लिए बनाए गए थे। बट इसका एक काफी स्पेशलाइज्ड यूज केस एआई में भी निकल के आया, बिकॉज ये जीयूआई और ये गेम्स को रेंडर करने के लिए भी हैवी कंप्यूटेशनल पावर लगती थी। तो जीपीयूज हैवी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए भी सुटेबल थे। इसके लिए इनका यूज एआई डेवलपमेंट में भी होने लगा। सो इस तरीके से आफ्टर अर्ली 2000s फेवरेबल कंडीशंस पैदा हुई जिससे हम एआई डेवलप कर पाए। बट स्टिल, क्या 2022 में चैट जीपीटी ने ही एआई हमें इंट्रोड्यूस करवाया? तो ऐसा भी नहीं है। हम एक्चुअली कई सालों से एआई इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स तो सबने यूज किया ही है। सो गूगल मैप्स में जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल ईटीए वाला सिस्टम होता है ना, जब हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए गूगल मैप में हमें बताता है कि कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए, ये एआई के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाता है। सिमिलरली हमारा जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है एंड नेटफ्लिक्स भी जो हमें रिकमेंडेशंस देता है, ये भी एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स के बेसिस पे ही हमें रिकमेंडेशंस देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एलेक्सा, सीरी, गूगल का वॉइस असिस्टेंट, ये सारी चीजें तो हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं एंड इसमें भी वॉइस रिकॉग्निशन के लिए एआई ही यूज किया जाता था। सो चैट जीपीटी ने एक्चुअली क्या चेंज किया? चैट जीपीटी ने हमारे लिए एआई को एक्सेसिबल बनाया है। इसके पहले जितने भी एआई के यूज केस थे, इसमें इनडायरेक्टली रिकमेंडेशन
प्रेडिक्शन, ये सारी चीजों के लिए एआई यूज हो रहा था। बट चैट जीपीटी ने ह्यूमंस को, हम इंसानों को डायरेक्टली एआई से इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस दिया। एंड दैट्स व्हाई चैट जीपीटी एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था एआई की इस जर्नी में। चलिए अब हम चलते हैं एक कंपैरिजन की तरफ। अभी हमने एआई का हिस्टोरिकल ओवरव्यू तो ले लिया। सो अभी हम एक ब्रीफ कंपैरिजन से समझते हैं कि ये जो हमने बहुत सारे एआई मॉडल्स के बारे में सुना है, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रॉक और दूसरे भी जो है, जैसे क्लॉड हो गया, गूगल का जेमिनी हो गया, इन सब के डिफरेंसेस क्या है, एंड ऑल इन ऑल ये सब एक्चुअली है क्या। सो ये सारे एआई मॉडल्स, चैट जीपीटी, डीप सीक एक्सेट्रा, ये सब एलएलएम्स हैं। एलएलएम्स का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये ऐसे एआई मॉडल्स होते हैं जो ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन से मेरा मतलब है ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, हमारी बातों को प्रोसेस कर सकते हैं, एंड हमें ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। सो ऑल इन ऑल चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रॉक सब यही काम करते हैं। बट ये तीनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? सो इन सब में फंडामेंटली जो इंटरनल फंक्शनिंग है, वहां पे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल कुछ ऊपर ऊपर से माइनर डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी इज मोर और लेस पावर इंटेंसिव। चैट जीपीटी की ट्रेनिंग एंड ऑल में बहुत सारे जीपीयू यूज हुए हैं। वहीं पे अगर हम डीप सीक की बात करें, तो डीप सीक सॉर्ट ऑफ एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है इसका। ऐसा क्यों है ये हम जब हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे तब समझेंगे कि कैसे डीप सीक के पास इन जीपीयूज का उतना अबंडेंट में एक्सेस नहीं था, इसके लिए उसे एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन बनाना पड़ा। एंड देन अगर हम ग्रोक की बात करें, तो ग्रोक इज वे टू सिमिलर टू चैट जीपीटी, बट एक मेजर स्टैंड आउट फीचर जो ग्रोक का है, हम इसे फीचर कहना चाहिए या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट ग्रोक स्टैंड आउट करता है अपने अनफिल्टर्ड नेचर के लिए। जब आप चैट जीपीटी एंड डीप सीक को कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछोगे या कुछ ऐसा पूछोगे जो इज नॉट सो कॉमन, जिसके अराउंड कोई टैबू है, तो ये आपको काफी डिप्लोमेटिक सा एंड एक पोलाइट आंसर देंगे। लेकिन जब आप ग्रॉक को ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आपको काफी अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स देगा। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक एआई मॉडल आपको कैसे रिस्पॉन्सेस दे रहा है, हम उसे भी ट्यून कर सकते हैं। एंड रही बात जेमिनी की, एंड रही बात क्लॉड की, सो क्लॉड ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ऐसे ज्यादा डिफरेंस फंडामेंटली तो इनमें नहीं है। एंड बट स्लोली स्लोली इन कंपनीज के अपने अप्रोच की वजह से इन फ्यूचर हम इनमें डिफरेंसेस देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है अबाउट द रोल ऑफ एनवीडिया। सो बेसिकली एनवीडिया का रोल क्या है? जनरली जब हम एआई की बात करते हैं, तो वी अज्यूम कि गूगल, ओपन एआई, देन चाइना का डीप सीक, ये सारे एआई के जायंट्स हैं। बट एआई का एक मेजर, एंड हम कह सकते हैं एआई का रियल जायंट, जिसके दम पे एआई इंडस्ट्री खड़ी है, दैट इज एनवीडिया। बिकॉज ये इंटेंसिव एआई मॉडल्स को, ये बड़े बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, रन करने के लिए हमें जीपीयूज की जरूरत है। एंड एनवीडिया ये जीपीयूज प्रोवाइड करता है। आज प्रेजेंट 2025 में ऑलमोस्ट दुनिया के 90% जीपीयू का मार्केट शेयर एनवीडिया के पास है। एंड हम ये देखते हैं कि हमारे ये एआई टेक जायंट्स, चाहे वो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या ओपन एआई हो, ये सब एआई डेवलपमेंट को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सो ये चारों कंपनीज एआई जीपीयूज और डेटा सेंटर्स में हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो ओपन एआई एआई को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने में ज्यादा फोकस्ड है। एंड वहीं अगर हम Amazon और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो ये दोनों कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग टूल्स में एआई को इंटीग्रेट करने में ज्यादा फोकस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कोपायलट एंड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, इनके इंटीग्रेशन पे पिछले कुछ सालों में एक्सटेंसिवली काम किया है। अगर हम Amazon की बात करें, तो Amazon भी अपने वेब सर्विसेज में एआई इंटीग्रेशन पे हेवीली वर्क कर रहा है। वहीं पे अगर हम गूगल की बात करें, तो गूगल एक ऑल राउंड अप्रोच फॉलो कर रहा है। गूगल अपनी सर्विसेज एंड टूल्स में भी एआई को इंटीग्रेट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो जेमिनी पे भी एक्सटेंसिवली काम कर रहा है, सो दैट एआई ज्यादा एक्सेसिबल बने। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई में एक अलायंस भी है। इसके बारे में भी हम कभी आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पे ब्लैकबेल जीपीयू सीरीज को मेंशन किया है।
ये एनवीडिया की रिसेंटली लॉन्च्ड जीपीयू सीरीज है। वैसे तो ये 2024 में ही लॉन्च हो गई थी, बट करंट सिनेरियो में ये सबसे एडवांस्ड एआई जीपीयू सीरीज है। ब्लैकवेल का जो प्रीडेसेसर था उसका नाम था हॉपर सीरीज। हॉपर जीपीयूज को और ब्लैकवेल जीपीयू का अगर हम कंपेयर करें, तो ब्लैकवेल सीरीज के एक जीपीयू में हॉपर सीरीज के कंपैरिजन में 208 बिलियन ज्यादा ट्रांजिस्टर्स प्रेजेंट है। सो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि जो मेजर टेक प्लेयर्स हैं ये एआई पे कितना हेविली फोकस कर रहे हैं। सो चलिए अब हम एआई के अराउंड जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे ये एआई रिवॉल्यूशन आगे बढ़ रहा है, हर एक इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल प्लेयर के लिए एआई एक इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर टूल बन गया है। चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो या इंडिया हो। सो अब हम एक एक करके हर एक कंट्री एआई को किस वे में देख रहा है एंड वो एआई के लिए किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब हम यूएसए से स्टार्ट करते हैं। जितने भी एआई टेक जायंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम यूएस बेस्ड कंपनीज ही हैं। सो एआई अभी सॉर्ट ऑफ एक लीडरशिप रोल में है इस एआई इनोवेशन के रिवॉल्यूशन में। एंड यूएस अपने इस ग्लोबल एआई लीडर के इमेज को मेंटेन करना चाहता है। एंड उसके लिए दो तीन फैक्टर्स पे यूएस काफी काम कर रहा है। उसमें से एक फैक्टर है कंट्रोलिंग द सप्लाई चेन ऑफ जीपीयूज। वी ऑल नो कि जीपीयूज कितने इंपॉर्टेंट है एआई डेवलपमेंट के लिए। सो अगर कोई कंट्री जीपीयू के सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, सो वो ये भी कंट्रोल करेगा कि बाकी कंट्रीज कौन से रेट पे, कौन सी स्पीड पे एआई को डेवलप कर पा रहे हैं। एंड करेंटली यूएस का एक अच्छा खासा डोमिनेंस है इस जीपीयू सप्लाई चेन के ऊपर, बिकॉज एनवीडिया इज अ यूएस बेस्ड कंपनी एंड जीपीयू मार्केट में एनवीडिया का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 90% है। अनदर थिंग जिसके ऊपर एक्सटेंसिव काम हो रहा है यूएसए की साइड से, वो है नैरेटिव ऑफ फ्रीडम। यूएसए खुद को एक फ्री मार्केट प्लेस की तरह प्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि यूएस में एआई डेवलपमेंट को लेकर फ्रीडम है। फ्रीडम इन द सेंस क्रिएटिव चॉइस की फ्रीडम है। यूएसए सर्वेलेंस ड्रिवन एंड स्टेट गाइडेड एआई डेवलपमेंट के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। वो एक कैपिटलिस्ट अप्रोच ले रहा है जहां लोगों के पास फ्रीडम है अपने एआई को डेवलप करने की एंड एआई में इनोवेट करने की। एंड इसी आइडिया को एक सपोर्टिंग आइडिया है टू बी द हब ऑफ एआई आइडियाज। यूएसए ने एक्सटेंसिवली एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। 2024 में $50 बिलियन इन्वेस्ट हुए थे एआई स्टार्टअप्स में वाया यूएस कंपनीज। सो यहाँ से एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि यूएस अपने आप को एआई में डोमिनेट करना चाहता है एंड एज एन एआई लीडर खुद को इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में प्लेस करना चाहता है। सो अब हम चलते हैं चाइना की तरफ। सो चाइना का मेन नैरेटिव है खुद को वेस्ट के काउंटर पार्ट की तरह पोजीशन करना। सो इसके लिए चाइना का एक प्राइमरी फोकस है सेल्फ रिलायंस एंड अफोर्डेबल एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। चाइना यूएसए पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है। इसके लिए वो चाहता है कि इवन विद लिमिटेड जीपीयूज वो क्वालिटी एआई मॉडल्स बना सके। इसके लिए चाइना का इनोवेशन का मेन मोटिव है ऑप्टिमाइजेशन। चाइना का जो डीपसीक है ये सॉर्ट ऑफ एक ऑप्टिमाइज्ड एआई मॉडल है। एक लेस इन्वेस्टमेंट एंड एक लेस कंप्यूटेशनल पावर वाले सिनेरियो में चाइना ने ऐसा एक एआई मॉडल डेवलप किया है। अनदर थिंग जिसके लिए चाइना को सॉर्ट ऑफ काफी क्रिटिसिज्म भी मिलता है, वो है चाइना का सर्वेलियंस ड्रिवन अप्रोच। चाइना ने पहले भी जो टेक्निकल डेवलपमेंट्स की है उसमें ये अप्रोच यूज हुआ है, विच इज मोर अबाउट कि जो भी इनोवेशन एंड जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है वो एक स्टेट गाइडेड फैशन में हो रहा है। स्टेट उन्हें मॉनिटर कर रहा है एंड स्टेट उन इनोवेशंस में, उन एआई मॉडल्स में हेविली इन्वेस्ट भी कर रहा है। अब हम चलते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ। सो ये इस यूएस चाइना कंपटीशन में नहीं पड़ रहा। इसका एक एंटायरली डिफरेंट अप्रोच है एआई को लेकर। बेसिकली यूरोपियन यूनियन खुद को एआई का मॉरल कंपस की तरह प्रेजेंट करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन राइट्स ड्रिवन एआई रेगुलेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एआई डेवलपमेंट की बात करता है। एंड इसी के चलते 2024 में ईयू एआई एक्ट भी उन्होंने लॉन्च किया था। वैसे लॉन्च वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, बट यूरोपियन यूनियन ने इस एक्ट को पास किया था। सो इस एक्ट में बेसिकली हाउ एआई शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक इंस्टेड ऑफ लाइक
स्मार्टर एआई डेवलप करना हमारा एक मोटिव होना चाहिए, बट एआई शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे कि वो ह्यूमन सेंट्रिक हो, वो ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ह्यूमंस की लाइफ को आसान बनाए एंड एक इथिकल वे में डेवलप हो। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ज्यादा फोकस करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एआई डेवलपमेंट में और इस एआई रिवॉल्यूशन में जो फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, ईयू उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का एक गोल है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो 200 बिलियन यूरोस एआई स्टार्टअप्स और एआई इनोवेशन के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस करंट एआई सिनेरियो में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के पास एक मासिव टेक वर्कफोर्स है। इनिशियली हमने 3 रिक्वायरमेंट्स की बात की थी एआई डेवलपमेंट के लिए। टेक वर्कफोर्स उसका फोर्थ रिक्वायरमेंट है एंड इंडिया यहाँ पे स्टैंड आउट करता है। अगर इस टेक वर्कफोर्स को राइट वे में यूज किया जाए तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है एआई के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया कई सालों से एक नॉन अलाइन पावर की तरह प्लेस है इस जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में एंड ये दोनों फैक्टर्स इंडिया के फेवर में वर्क करती है एंड इवेंचुअली इंडिया के पास एक मेजर अपॉर्चुनिटी है एक डिजिटल ब्रिज बनने का बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। इंडिया की वेस्टर्न कंपनीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस है एंड ईस्टर्न कंट्रीज लाइक जापान एंड साउथ एशियन कंट्रीज के साथ भी हमारे अच्छे बिजनेस रिलेशंस है। सो इन दैट केस हम ये डिजिटल ब्रिज वाला रोल अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां पूरी दुनिया एक ग्लोबल एआई डोमिनेशन के पीछे भाग रही है, अगर इंडिया अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस को प्रायोरिटाइज करे एंड एआई यूज करके हमारे उन सेक्टर्स पे फोकस करे जो कंपेयर टू द वर्ल्ड थोड़े पीछे चल रहे हैं, सो इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक मैसिव बूस्ट मिलेगा। अब हम एआई डेवलपमेंटल चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक हार्डवेयर कंस्ट्रेंट है। एआई डेवलप करने के लिए, एआई को रन करने के लिए हमें हैवी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए एंड ये कंप्यूटेशनल पावर जीपीयूज प्रोवाइड करते हैं। बट जीपीयूज का सप्लाई लिमिटेड है। हम बल्क में जितने चाहे उतने जीपीयूज प्रोड्यूस नहीं कर सकते एंड ये एक मेजर कंस्ट्रेंट है एआई टेक ओवर वाले नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। जब हम इतने जीपीयू से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो इन दैट केस एआई प्रैक्टिकली हमें कभी टेक ओवर कर पाएगा, इसके चांसेस कम है। सिमिलरली, एक मेजर कंसर्न है एनर्जी डिमांड का। ये जीपीयू इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं एंड हमारे जो करंट रिसोर्स है ये लॉन्ग टर्म में कितना इस एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे एंड एआई डेवलपमेंट कितना सस्टेनेबल है, ये हम अभी नहीं जानते। अनदर मेजर कंसर्न इज इथिकल एंड सेफ्टी कंसर्न्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे जैसे एआई डेवलप हो रहा है, 2-3 ऐसे मेजर कंसर्न्स हैं जो आज ही हमारे सामने खड़े हैं। फर्स्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक का कंसर्न। एआई जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन भी बढ़ रही है एंड इट इज टू डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या एआई जनरेटेड है एंड क्या ह्यूमन जनरेटेड है। एंड दिस इज समथिंग जो प्रोपेगेंडा एंड ऑल प्रमोट करने में हेविली यूज हो रहा है एंड दिस इज अ मेजर कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट, एआई के जो नीश एरियाज के जो एप्लीकेशन है लाइक हेल्थ केयर हो गया एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एआई का यूज हो गया, इनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर हर्डल है डेटा क्वालिटी एंड डेटा एक्सेसिबिलिटी। अभी हमारे पास प्रेजेंट में अबंडेंट में डेटा तो है, बट कुछ स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट यूज केस के लिए हमारे पास क्वालिटी डेटा नहीं है जिसका यूज करके हम एआई डेवलप करता है। सिमिलरली, एक मेजर कंसर्न है टैलेंट शॉर्टेज का। हमारे पास एआई इंजीनियर्स है जो एआई पे काम कर रहे हैं, बट 2024 में अराउंड 3 मिलियन एआई इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट था, विच इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज। सो अब हम चलते हैं एआई अडॉप्शन के चैलेंजेस एंड इश्यूज की तरफ। सो एक मेजर कंसर्न है एआई का कॉस्ट एक्सेसिबिलिटी बैरियर। एआई डेवलप तो हो रहा है एंड बहुत केसेस में एआई चीप है, बट कुछ नीश एंड कुछ एडवांस्ड एआई एप्लीकेशंस के लिए कॉस्ट बहुत हाई होने वाला है, विच इज समथिंग जो आज के टाइम पे अडॉप्शन में एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। सिमिलरली, पब्लिक में एआई को लेके एक डिस्ट्रस्ट है एंड एक रेजिस्टेंस है, विच इन इटसेल्फ इज वैलिड बिकॉज एआई के साथ कुछ थ्रेट्स भी आ रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले डीप फेक के थ्रेट को डिस्कस किया, विच इन इटसेल्फ इज प्रिटी लाइक स्कैरी बिकॉज डीप फेक यूज करके एंड एआई को यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन एक मेजर थ्रेड बन गया है। सिमिलरली,
एआई डेवलपमेंट की जो रेगुलेशंस है काफी फ्रेगमेंटेड है। चाइना के अपने अलग रेगुलेशंस है, यूएसए एक अलग वे में वर्क करता है, ईयू के अपने अलग रेगुलेशंस है। जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेगुलेशंस होने की वजह से एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क का बनना इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस एआई डेवलपमेंट। एंड ये आज के टाइम पे एक नीड भी है हमारे करंट एआई डेवलपमेंटल सिनेरियो की। एंड ये एक मेजर कंसर्न भी बन गया है एआई अडॉप्शन में। बिकॉज कुछ चीजें जो चाइना में वैलिड है, देर आर चांसेस कि वो यूएसए में वैलिड ना हो। एंड सेम फॉर कुछ चीजें जो इंडिया में वैलिड है, देर आर चांसेस कि वो बाहर वैलिड ना हो। सिमिलरली जो लेगेसी सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स जो इतने सालों से हमने बनाए हैं, इनके साथ एआई को इंटीग्रेट करना भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैलेंजेस इन अडॉप्शन ऑफ एआई। अब हम चलते हैं इंडिया एआई डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है उनकी तरफ। पहला मेजर चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2024 में एक टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स लिस्ट पब्लिश हुई थी। एंड इसके अंदर इंडिया के पास 6 सुपर कंप्यूटर्स थे टॉप 500 में। एंड चाइना के पास 63 सुपर कंप्यूटर्स थे 500 में। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंडिया अभी पीछे है। एंड यहाँ हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है एआई डेवलपमेंट रेस में जीतने के लिए। सिमिलरली एक मेजर कंसर्न है एनर्जी बैरियर्स एंड सस्टेनेबिलिटी का। इंडिया आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 70% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कोल के थ्रू फुलफिल करता है। एंड इस करंट सिनेरियो में एआई डेवलपमेंट हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। एंड 70% में भी आपको थोड़ा एग्जैजरेटेड एक फिगर लग रहा होगा, बट ऑनेस्टली इसका एक्यूरेट फिगर मुझे भी नहीं पता। कुछ रिपोर्ट्स में द फिगर इज अराउंड 50-55, एंड कुछ रिपोर्ट्स में इट इज अराउंड 77%। सो अब ये अज्यूम करके चलिए कि अभी भी हमारी जो मेजोरिटी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू ही आ रही है। सिमिलरली एक फंडिंग कंस्ट्रेंट भी है, जहां यूएसए एआई स्टार्टअप्स एंड चाइना एआई स्टार्टअप्स में एक हैवी फंडिंग देखने को मिलती है। इन केस ऑफ यूएसए ये फंडिंग $50 बिलियन की है 2024 में। एंड चाइना ने अराउंड $10 बिलियन इन्वेस्ट किए अपने एआई स्टार्टअप्स में। इंडिया का ये फिगर है 1.3 बिलियन। वी नीड फंडिंग गाइस, पैसा तो चाहिए इस एआई रेस में जीतने के लिए एंड एआई डेवलपमेंट में स्टैंड आउट करने के लिए। अनदर प्रॉब्लम इज टैलेंट रिटेंशन। हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया के पास एक टेक्निकल वर्कफोर्स है इस एआई डेवलपमेंट रेस में स्टैंड आउट करने के लिए, बट ये टैलेंट बाहर जा रहा है। एंड ब्रेन ड्रेन इज अ रियल प्रॉब्लम विच इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। सिमिलरली हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया अगर अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को फोकस करे, सो दैट वुड बी वन एरिया जहां पे इंडिया हेविली स्टैंड आउट कर सकता है। ये इंडिया के बाकी सेक्टर्स को भी बूस्ट करेगा। बट यहाँ पे भी एक मेजर कंसर्न है। मैं आपको अपने ही एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एंड मैंने अपने पास्ट में एक एआई यूज केस पे काम किया था विच वॉज रिलेटेड टू इंडियन क्विजिंग। बट जब मैं इस यूज केस पे काम कर रहा था एंड मैं डेटा सेट्स ढूंढ रहा था, सो इन दैट केस मुझे कोई एक्सटेंसिव इंडियन क्विजिन का डेटा सेट नहीं मिला। दिस वॉज बैक इन 2022। जब मैंने यूएसए एंड बाकी कंट्रीज के डेटा सेट सर्च किए, तो वहां पे डेटा सेट्स अवेलेबल थे। सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी डेटा सेट्स स्पेसिफिकली मेड फॉर इंडियंस इज समथिंग जहां पे हमें काम करने की नीड है। चलिए अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं, जहां पे हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स से देखेंगे कि कौन से ग्रुप को एआई को लेके किन चीजों पे काम करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स की बात करते हैं। रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स ये वो लोग हैं जो एआई डेवलप कर रहे हैं। इनका मेन कंसर्न होना चाहिए कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट हो एआई का। वी नो कि जो रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स हैं, ये स्मार्ट एआई तो डेवलप कर लेंगे, बट ये स्मार्ट एआई के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलप करे, ये भी इनके विजन का एक पार्ट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम अपनी गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स की बात करें, सो गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स का मेन फोकस होना चाहिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना एआई डेवलपमेंट के लिए, एआई डेवलपमेंट को मॉनिटर करना एंड टू मेक श्योर कि एआई पब्लिक इंटरेस्ट में डेवलप हो। ये भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पॉलिसी मेकर्स का। अगर हम बिजनेसेस की बात करें, सो बिजनेसेस एआई में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स दिख रहे हैं।
Apart from that, businesses should prioritize investing on AIs which are more focused on solving real human problem. जो हमने ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, बिजनेसेस को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हम क्रिटिक्स की बात करें, सो आज के टाइम पे भी 2025 में भी ऐसे क्रिटिक्स प्रेजेंट हैं जो एआई को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए एंड फोकस करना चाहिए एआई के इस लैंडस्केप में लूप होल्स को ढूंढने के ऊपर। क्रिटिक्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें लूप होल्स बता सकते हैं, जो हमें पॉइंट आउट करके दे सकते हैं कि एआई डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ इश्यूज चल रहे हैं, विच इज समथिंग जो एक फेवरेबल एआई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी बना देगा एंड एट द सेम टाइम एआई को राइट डायरेक्शन में लेके जाने में एक मेजर रोल प्ले करेगा। अब हम बात करते हैं आम इंसान के बारे में। सी, एज अ कॉमन मैन, सबसे पहले तो एक कॉमन नैरेटिव है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं यार ये सब बड़ी चीजें हैं, इसमें मेरा क्या ही रोल होगा। गाइस, आम इंसान का एआई डेवलपमेंट में एक मेजर रोल है। एट द एंड जो भी एआई बन रहे हैं इन्हें हम ही यूज करने वाले हैं। सो एज अ कॉमन मैन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को अपस्किल करें इन एआई को यूज करने के लिए, हम अपने आप को इन्फॉर्म्ड बनाए, एक अपॉर्चुनिटी दे इन एआई को स्टडी करने के लिए। एंड दिस इज समथिंग विच इज द ओनली सोल्यूशन जो हमारा जो फियर है कि हमारी जॉब चले जाएगी, ये हमें उससे भी बचाएगा एंड इस एआई रेस में एंड इस करंट एआई एरा में हमें सरवाइव करने में भी हेल्प करेगा। एंड साथ ही साथ चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे एआई ग्रो हो रहा है, क्या हमारी जॉब्स चली जाएगी? सी, जब भी कोई मेजर टेक्निकल रिवॉल्यूशन होता है, जॉब्स जाती है एंड नई जॉब्स आती है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब मशीन्स आई थी, एंड जब मशीन्स आई थी तब ऑलमोस्ट सारी मैनुअल लेबर जॉब्स बंद हो गई थी एंड नई जॉब्स आई थी, मैकेनिक्स की, मशीन ऑपरेटर्स की, इंजीनियर्स की। एंड द सेम थिंग एआई के साथ भी हो। एआई इज हियर टू स्टे। जैसे जैसे एआई डेवलप होगा, वी ऑल शुड नो कि नई जॉब्स आएगी एंड पुरानी जॉब्स जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा यूथ है, जो हमारा यंग एज ग्रुप है, जो प्रेजेंट एआई रिवॉल्यूशन में एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, विच इज लाइक जो 21 to 35 का एज ग्रुप है, इनके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है। इनका एक रोल ये है कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है इनको एआई से इंट्रोड्यूस करवाना। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी प्रीवियस जनरेशन भी जैसे जैसे हम अपस्किल हो रहे हैं वो भी इस एआई को अडेप्ट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी यंगर जनरेशन को रिस्पॉन्सिबल एआई यूजर्स बनाना। सी, एआई के साथ साथ बहुत सारी पावर्स एंड बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही है, तो बहुत सारी बुरी एंड बहुत सारी हार्मफुल चीजें भी आ रही है। सो हमारी यंगर जनरेशन को सिखाना कि वो कैसे एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एआई डिस्कशन। आई गेस इतना इनफ है आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए कि एआई कौन सी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है एंड हमें एट प्रेजेंट एआई के कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सो गाइस, अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई गेस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड आई होप आपके एआई को लेके जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सो इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, डिकोडेड विद हाशिर को सब्सक्राइब करें एंड जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि आप लोग भी इस डिकोड के प्रोसेस में मेरा साथ दें। सो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो इस कमेंट तो उस पॉइंट को कमेंट में बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ कोई ऐसी चीज है, आपका कोई ओपिनियन है जो आप शेयर करना चाहते हो, उसे भी कमेंट में शेयर करें। एंड चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।